हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज के सेशन में देखिए हम लोगों को इन्फ्लेशन का एक और टॉपिक करना है, जिसके अंदर हम लोग उसके इंडेक्सेस को करेंगे। कैसे इन्फ्लेशन को काउंट किया जाता है, कैसे इन्फ्लेशन को कैलकुलेट किया जाता है, इस टॉपिक के बारे में हमें इस यहाँ पे पढ़ना है, इस वीडियो में पढ़ना है। ठीक है, प्रीवियस वीडियो में आप लोगों ने टाइप्स ऑफ इन्फ्लेशन देखा था, कितने तरीके का इन्फ्लेशन होता है, कैसे कैसे उसको मेजर किया जाता है, इन सब चीज़ों के बारे में हमने जाना था। अब इस वीडियो के अंदर हम लोग इंडेक्सेस को समझेंगे कि इन्फ्लेशन के कितने इंडेक्स होते हैं, कैसे इसको मेजर करते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ी सी जानकारी बता दूं। अगर आप लोग जनरल अवेयरनेस के कोर्स को लेके चिंतित हैं तो आप लोग बिल्कुल चिंता मत कीजिए। परचम क्लासेस ने आप लोगों के लिए एसएससी जीए का कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स जो है वो लॉन्च कर दिया है। आप लोग उसके अंदर एनरोल कर सकते हैं, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस, इकोनॉमी सब कुछ कवर होगा। हमारी पूरी टीम मिलके पहले ही दिन जैसे ही इनरोल किया, सिलेबस यानी सारी की सारी रिकॉर्डेड वीडियोस आपके हाथ में होंगी। ठीक है, तो आप लोग देरी ना करें, जीए के कोर्स के अंदर इनरोल कर सकते हैं परचम क्लासेस ऐप को डाउनलोड करके। उसके बाद अगर आप सिर्फ इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं मुझसे, जिसके अंदर सिर्फ इकोनॉमी कवर होगी बिल्कुल जीरो से लेके हाई लेवल तक की, तो आप लोग परचम क्लासेस ऐप को अगेन डाउनलोड कीजिए और यहाँ से आप एसएससी इकोनॉमी के कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल जीरो से हाई लेवल की इकोनॉमी हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो वेरियस एग्जाम्स में आप लोगों को काफी फायदा देगी। टू गेट 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको यूज करना है पायल 10 कोड। ठीक है, ये जो 10% ऑफ वाला यानी ये जो कोड है, ये इकोनॉमी के कोर्स पे और जीए के कोर्स के ऊपर इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग कि कितने तरीके के इंडेक्स होते हैं, क्या क्या इंडेक्सेस होते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट। सीपीआई, डब्ल्यूपीआई, ये नाम तो आपने बहुत सुने हैं, पर ये होते क्या हैं एक बार उनको समझ लेते हैं। ठीक है, अपना वही पहले वाला तरीका, पहले हम उनको लेमन टर्म्स में समझेंगे एंड देन हम स्लाइड्स पे चलेंगे। देखो, तीन तरीके के मेनली इंडेक्सेस होते हैं। एक को कहते हैं पीपीआई। क्या होता है पीपीआई? इसका पूरा नाम होता है प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। क्या होता है? प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स यानी उत्पादक मूल्य सूचकांक। ठीक है, उत्पादक मूल्य सूचकांक। फिर एक होता है डब्ल्यूपीआई, इसको क्या कहते हैं? होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस इंडेक्स। और फिर होता है सीपीआई, जिसको हम कहते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। तो पीपीआई, डब्ल्यूपीआई और सीपीआई ये क्या होते हैं और क्या बताते हैं, हम क्यों इनको कैलकुलेट करते हैं, इसको समझिए। देखो क्या होता है, इंडेक्स होता क्या है, पहले आप इंडेक्स शब्द का मतलब समझो। इंडेक्स का मतलब होता है जो आपको एक कंपैरिजन बता देता है कि पहले ऐसा था, अब प्राइस ऐसे हो गए। जैसे कहते हैं ना कि हैप्पीनेस इंडेक्स, कि कोई देश कितना खुश है, वहां पे कितनी खुशहाली है, कितनी हैप्पीनेस है। ठीक है, जैसे कहते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, कि किसी देश के अंदर ह्यूमन का डेवलपमेंट कितना हो रहा है। अलग अलग उनके क्राइटेरियाज लिए जाते हैं, अलग अलग उनके अंदर फैक्टर्स लिए जाते हैं कि किन किन फैक्टर्स के आधार पे हम लोग रैंकिंग दे रहे हैं। यानी इंडेक्स क्या है? किसी चीज को अरेंज करना, किसी चीज का कंपैरिजन करना, मेनली कंपैरिजन होता है इंडेक्स का काम। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम कुछ कंपैरिजन कर रहे हैं। क्या कंपैरिजन कर रहे हैं? कि पिछले महीने की तुलना में, पिछले महीने के कंपैरिजन में इस महीने महंगाई कम हुई है या ज्यादा हुई है। ठीक है, अब समझते हैं पीपीआई यानी प्रोड्यूसर। पहले हम प्रोड्यूसर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं। यहाँ पे एक किसान भाई है, ठीक है, एक फार्मर है। ये फार्मर क्या कर रहा है? ये फार्मर ग्रेन्स को प्रोड्यूस कर रहा है। वीट इसने प्रोड्यूस किया, ग्रेन्स प्रोड्यूस किया इसने। अब इसको बहुत सारा सामान लाना पड़ता होगा ना, जैसे बीज ये लेके आया, ये खाद लेके आया, ये फर्टिलाइजर्स लेके आया, कुछ और स्प्रे वगैरह लेके आया, फिर इसने बिजली का यूज़ किया, इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया, ट्यूबवेल चल रहा है, पानी चल रहा है, यानी बहुत सारी चीज़ें इसको पहले खर्चा करना पड़ता है। ठीक है, अब मान लीजिए नवंबर 2022 में इसको वो सारा खर्चा जो है वो कितने का पड़ रहा है? 120 का पड़ रहा है। इसको 120 रुपीज पर केजी वीट पे खर्चा पड़ रहा है। ठीक है, वैसे ज्यादा हो गया 120, बट समझाने के लिए मैं बता रही हूँ। मान लीजिए अब इसको ये देखना है कि इस महीने मेरा कितना खर्चा एक्स्ट्रा हुआ है, तो ये क्या करेगा? ये अक्टूबर 2022 के आंकड़े देखेगा। इसने देखा यार अक्टूबर 2022 में तो मुझे 100 रुपए में मिल जाता था ये सारा सामान, और आज के दिन तो मेरी गेहूं जो है प्रोड्यूसर को कितने की पड़ रही है? 120 की पड़ रही है। ये क्या कहेगा? पीपीआई कहेगा कि 20% से
इंक्रीज हो गया है, यानी पीपीआई जो है 20% से इंक्रीज हो गया है। यानी कहने का मतलब क्या है, आप हर महीने ये देख रहे हो कि पिछले की तुलना में इस टाइम कितना महंगाई जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है, ये हो गया प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स। अब प्रोड्यूसर के लेवल पे कितनी महंगाई बढ़ी वो हमने देख लिया, 100 से 120 हो गई। अब ये प्रोड्यूसर क्या करेगा, अपने सामान को ट्रांसपोर्ट करके होलसेल मार्केट में भेजेगा। ट्रांसपोर्ट करके होलसेल मार्केट में भेजा मतलब उसका ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया बहुत सारा, उसका बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लग गया, उसका बहुत सारा वेयर हाउस का कॉस्ट लग गया। उसको गोदाम के अंदर यानी कि वेयर हाउसेज में वो सारा सामान स्टोर करके रखना पड़ रहा है, जिसकी उसकी रिसिप्ट वगैरह कटती है या खर्चा लगता है। ठीक है, उसको स्टोर करने में पैसा लग रहा है, यानी जो भी इसका अब खर्चा पानी लग रहा है, और वो होलसेल मार्केट में पहुंच गया है। अब होलसेलर क्या देख रहा है कि पहले मुझे वो सामान मंगवाने के लिए, वो सारा सामान मंगवाने के लिए पहले मुझे 100 रुपीज खर्च करने पड़ते थे, आज के दिन तो यार मेरे 140 रुपीज जो है वो खर्च हो गए। यानी इसको क्या हो गया कि 40% महंगाई बढ़ गई। किस लेवल पे? होलसेल लेवल पे। अब होलसेल तक आने में कितना खर्चा और एक्स्ट्रा हो गया है। अब आप इसको भी पिछले महीने से कंपेयर कर रहे हो कि पिछले महीने तो 100 रुपए में वहां से यहां तक माल आ जाता था, लेकिन अब तो 40% ज्यादा मुझे खर्च करना पड़ा, यानी WPI 40% से इंक्रीज हो गया। समझ गए? यानी होलसेल लेवल पे महंगाई कितनी बढ़ रही है पहले की तुलना में। अब फिर होलसेल से सामान जाएगा कंज्यूमर यानी कि रिटेल लेवल पे। कहा जाएगा रिटेल लेवल तक, कंज्यूमर तक जाएगा, तो नाम क्या दे दिया? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अब यहाँ पे फिर से बहुत सारा ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट लगेगा, यहाँ पे फिर से बहुत सारा पैकेजिंग का कॉस्ट लगेगा, और भी बहुत सारी चीजों का कॉस्ट लगा के ये कंज्यूमर मार्केट में, रिटेल मार्केट में पहुंच जाएगा। अब कंज्यूमर को वो चीज पहले से कितनी महंगी मिलने लगी है। पहले कोई चीज 100 रुपीज की मिल रही थी, अब कंज्यूमर को वो चीज 150 की मिलने लगी है। वो क्या कहेगा कि सीपीआई में 50% का इजाफा हो गया। यानी कहने का मतलब क्या है, 3 अलग अलग लेवल होते हैं। पहले प्रोड्यूसर को पहले की कंपैरिजन में महंगाई कितनी लग रही है। प्रोड्यूसर के बाद चीजें जाएंगी होलसेल मार्केट में कि होलसेल मार्केट में पहले की तुलना में अब महंगाई कितनी हो गई है, और फिर होलसेल से सामान जाएगा रिटेल मार्केट में कि अब कंज्यूमर को यानी रिटेल बाजार के अंदर महंगाई कितनी ज्यादा और लग रही है। इस तरीके से 3 लेवल को समझते हुए 3 इंडेक्स बना दिए, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स, होलसेल प्राइस इंडेक्स और कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस के अंदर रिटेल लेवल की बात होगी, होलसेल में थोक मूल्य यानी कि होलसेल मार्केट की बातें हो रही है, और प्रोड्यूसर के अंदर प्रोड्यूसर लेवल की बातें हो रही है कि प्रोड्यूसर को कोई चीज पहले कितने की पड़ती थी, अब कितने की पड़ रही है। ठीक है, तो इस तरीके से 3 इंडेक्स बना दिए। पेपर में क्वेश्चन पूछा जाएगा WPI से और CPI से, इसलिए हम PPI को नहीं समझ रहे हैं। ठीक है, इसलिए हम PPI को नहीं समझ रहे हैं। सबसे इंपॉर्टेंट तो आपका CPI होता है। तो ये CPI और क्या बताता है, इसका पूरा नाम क्या है समझो। CPI का पूरा नाम है स्टूडेंट्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कंज्यूमर को कोई महंगाई कितनी कम या ज्यादा लग रही है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। ये जो है, इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इस इंडेक्स को कौन रिलीज करता है? इस इंडेक्स को रिलीज करता है, पहले करता था CSO। अब आपको पता है CSO को NSSO में मर्ज कर दिया गया है। मैंने पहले भी बताया था, पहले वाली वीडियोस में भी। पहले CSO इसको रिलीज करता था, पर अब CSO को NSSO में मर्ज करके NSO नाम का एक नया डिपार्टमेंट बना दिया है, तो NSO इसको रिलीज करता है। कितने टाइम इंटरवल में ये रिलीज होता है? ये एवरी मंथ रिलीज होता है। कितने टाइम इंटरवल पे? एवरी मंथ के। अब जो है इतनी महंगाई हो गई, अब इतनी महंगाई होगी। अब हम कंपेयर कौन से प्राइसेस से कर रहे हैं? हमको एक बेस ईयर लेना पड़ता है जहां से आप कंपेयर कर रहे हो। अच्छा, इस बेस ईयर को लेके भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है मैंने कमेंट सेक्शन में देखे, मैं बेस ईयर को भी अभी समझा देती हूँ। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का बेस ईयर जो है वो 2011-12 है। पहले इसका बेस ईयर 2004-5 लेते थे, अब 2011-12। बेस ईयर का मतलब क्या है? जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो। भाई पहले तो 2011-12 में तो ये चीज इतने की है, ठीक है, 2011-12 के जुलाई में तो ये चीज इतने की है, 2022 की जुलाई में ये इतने की है, 2011-12 के अगस्त में तो ये चीज इतने की थी, 2022 के अगस्त में ये चीज इतने की है। तो जिस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो उसको कहते हैं बेस ईयर। उस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो कि कितने % इंक्रीज हो गई है महंगाई। ठीक है, तो बेस ईयर क्या लेना है? 2011-12। तो आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके मेरे को पास कमेंट सेक्शन में बहुत सारे कमेंट्स आए कि मैम बेस ईयर कौन डिसाइड करता है, बेस ईयर कैसे डिसाइड होता है। ठीक है, तो बेस ईयर की बात कर लेते हैं। हमने GDP में पढ़ा था बेस ईयर के बारे में, तो एक बार बेस ईयर के लेके कंफ्यूजन में दूर कर दूं आपकी।
जो बेस ईयर होता है ना स्टूडेंट, इसका कोई भी ये फिक्स नहीं होता कि ये कितने टाइम के बाद चेंज किया जाएगा। चाहे आप जीडीपी का बेस ईयर ले लें, चाहे आप सीपीआई का, चाहे आप डब्ल्यूपीआई का, आप किसी भी चीज का बेस ईयर की बात कर लो, इसका कोई फिक्स इंटरवल नहीं होता कि इतने टाइम के बाद इसको हम चेंज करेंगे। हाँ, जब भी जरूरत लगे इसको चेंज कर देते हैं। क्या होता क्या है समझो। मान लीजिए एक वक्त था जब आप कैलकुलेटर को बहुत ज्यादा खरीदते थे। मैं एग्जाम्पल को लेके आपको समझाना चाह रही हूँ बेस ईयर का मतलब। जब कैलकुलेटर हर घर में मिलता था, जब अलार्म क्लॉक जो है, जो अलार्म बजता था, अलार्म क्लॉक जो है वो हर घर में मिल जाती थी, आपको अलार्म क्लॉक हर घर में मिल जाती थी। एक वक्त था जो वो बड़े बड़े टीवी जो हैं वो मिल जाते थे आपको घर में, बड़े बड़े जो टेप रिकॉर्डर जिनको कहते हैं, आप अपने पेरेंट्स से पूछोगे तो आपको पता लगेगा, बड़े बड़े टेप रिकॉर्डर जो हैं जिसके अंदर कैसेट्स डलती थी, ठीक है, रील वाली, वो मिल जाते थे। लेकिन अब घर में कैलकुलेटर की जगह किसने ले ली है? स्मार्ट मोबाइल ने ले ली है। आपके स्मार्ट मोबाइल ने कैलकुलेटर की जगह ले ली है। अब अलार्म क्लॉक की जगह मोबाइल आ गया। अब टीवी की जगह एलईडी आने लगी है, दीवार से सटी हुई एलईडी आने लगी है। टेप रिकॉर्डर की जगह अब आपका मोबाइल बजने लगा है। यानी अब इन चीजों की जो कीमत है वो बहुत ज्यादा गिरती जा रही है। इन चीजों को आउटडेटेड कहा जाने लगा है। इन चीजों के लिए क्या किया जा रहा है? अब रेडियो नहीं सुनता है कोई घर में, आपको वो रेडियो नहीं मिलेगा। अब आपको घर के अंदर यही मोबाइल के अंदर जो एफएम चलता मिलेगा, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या है, जब एक समय ऐसा आ जाता है चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, चेंजेस बहुत ज्यादा आ गए हैं, तब नीड फील होती है कि यार अब हमें बेस ईयर चेंज कर देना चाहिए, नंबर ऑफ आइटम्स चेंज कर देनी चाहिए लिस्ट में, हम किन किन की महंगाई निकालें वो आइटम्स चेंज कर देना चाहिए। क्योंकि अब इन चीजों को कोई नहीं खरीद रहा, स्मार्ट मोबाइल को, एलईडी टीवी को, इनको यूज किया जा रहा है। तो इन आइटम्स को रिप्लेस करके लिस्ट में पहले जिनकी महंगाई निकालते थे और अब जिनकी महंगाई निकालेंगे उन लिस्ट को रिप्लेस कर दो। तो चेंज की जरूरत फील हुई, चेंज कर दिया। इसी तरीके से बेस ईयर की बात होती है। मान लीजिए आप 1989 से इसको आप तुलना करते रहोगे। 1989 में जो गोल्ड के प्राइस थे स्टूडेंट्स, वो थे 3200 रुपीज पर तोला, यानी पर 10 ग्राम कितने थे? 3200। और आज के दिन कितने हैं? आज के दिन है 51,000। अब तुम एक बात को समझो, अगर मैं बेस ईयर चेंज ही ना करूं तो आप क्या कहोगे? यार इतनी ज्यादा महंगाई हो गई है भाई, 3200 से 51,000 रुपए सोना हो गया है। तो ये तो गलत है ना। आप ये भी तो देखो कि किस ईयर से आप कंपेयर कर रहे हो, आप किस ईयर से कंपेयर कर रहे हो। जब ऐसे नीड फील होने लग जाती है कि ये तो गैप बहुत ज्यादा आने लगा है, हमको चेंज करने की जरूरत है, कोई हमें और बेस ईयर लेना चाहिए जिसे हम कंपेयर कर रहे हैं, तो क्या करेंगे कि नहीं नहीं 1989 से नहीं, इसको तो 2011-12 से ही कंपेयर करो, इसको तो 2016-17 से कंपेयर करो। जब भी इनको ऐसा फील होने लगे सरकार को कि जो प्राइस का गैप है वो बहुत ज्यादा बढ़ने लगा है, वो बेस ईयर को आगे सरका देते हैं, ठीक है। फिर एक क्वेश्चन कमेंट में मैंने ये देखा था कि मैम क्या हर नेशन का सेम बेस ईयर होता है क्या? इंडिया का जैसे 2011-12 है, ऑस्ट्रेलिया का भी 2011-12 पाएगा क्या? ऐसा नहीं है। हर देश की अपनी अलग कहानी है। भारत के अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज, प्राइसेस चेंज थोड़े समय के बाद आते हैं। कुछ नेशंस ऐसे हैं, डेवलप्ड इकोनॉमी ऐसी है, रोज ही टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, उनको अपनी आइटम्स, अपनी लिस्ट जो है रोज ही बदलनी पड़ रही है, प्राइसेस भी बहुत जल्दी जल्दी। वो क्या करते हैं, हर पिछले साल को बेस ईयर ले लेते हैं, ठीक है। बहुत सारे जैसे कनाडा जैसे देश आप देखोगे, हर पिछले साल को वो बेस ईयर ले लेते हैं। 21-22 का कोई भी कंपैरिजन करेंगे तो 20-21 से करेंगे। हर देश का अपना अलग तरीका होता है। भारत का जो तरीका है मैंने वो बताया है। भारत सरकार ही कमेटीज को अपॉइंट करेगी, उनसे सजेशंस लेगी हमको बेस ईयर चेंज करना चाहिए या नहीं। अगर वो सजेशंस देते हैं कि हाँ हमको बेस ईयर चेंज कर देना चाहिए और इस साल को बेस ईयर ले लीजिए, उसी साल को बेस ईयर ले लेंगे। लेकिन एक शर्त ये होती है, आप किसी भी उस साल को बेस ईयर नहीं बनाएंगे जिसके अंदर कोई डिजास्टर आया हो। जैसे आपको मैं बताऊं तो 2019-20 को कभी भी बेस ईयर के रूप में नहीं लिया जाएगा, क्योंकि इस साल कोविड बहुत तेजी से बढ़ा था और कोविड की वजह से जीडीपी हमारी माइनस में चली गई थी। जो हमारा कंपैरिजन करने की जितने भी फैक्टर्स होते हैं, जितने भी क्राइटेरियाज होते हैं, वो इस कोविड की वजह से बहुत ही नीचे चले गए थे। अब आप थोड़ा सा भी ऊपर आए, अगर आपने 19-20 को बेस ईयर ले लिया, मान लो आपने 19-20 को बेस ईयर ले लिया, 19-20 में अपनी जीडीपी 3% पहुंच गई थी, -3% पहुंच गई थी। अब अगर हम 1% भी आ गए जीडीपी पे, 1% जीडीपी इज नॉट गुड, बहुत बुरे हालात है मतलब देश के। लेकिन आपको क्या लगेगा कि -3 से कंपेयर करो तो 1% बहुत अच्छा है। आप क्या कहोगे, न्यूज वाले क्या लिखेंगे, अरे हमने इतनी वृद्धि कर ली, हमने तो इतना ग्रोथ कर लिया। तो ये गलत तरीका है। कोई भी ऐसा
साल जो है, कोई भी ऐसा ईयर आपको बेस ईयर नहीं लेना है जहां पे किसी वजह से, किसी नेचुरल फिनोमिना की वजह से, या किसी भी ऐसा रिसेशन आया था, या कोई भी ऐसी मंदी, या कोई भी ऐसा कुछ हुआ था जिसकी वजह से आपकी इकोनॉमी खराब हो गई हो। उस साल को कभी भी बेस ईयर नहीं लेते। ठीक है, तो बेस ईयर लेने के लिए भारत सरकार कमेटीज बनाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, हर देश का अलग अलग बेस ईयर होता है, सबका सेम क्राइटेरिया नहीं होता है। तीसरी चीज, जब भी प्राइसेस के अंदर गैप्स बहुत ज्यादा दिखने लगे तो बेस ईयर को आगे कर दिया जाता है, लेकिन कोई भी रेगुलर इंटरवल नहीं है कि इतने टाइम के बाद ही हम बेस ईयर को चेंज करेंगे। ठीक है। चौथी चीज, कोई भी ऐसा साल बेस ईयर नहीं लेंगे हम जिसके अंदर कुछ इवेंट्स ऐसे हुए हों जिसकी वजह से इकोनॉमी को बहुत नुकसान हुआ हो, कोई ड्रॉट वाला एरिया, कोई ईयर, या कोई बाढ़ वाला ईयर, कोई भी ऐसे ईयर को आप बेस ईयर नहीं लोगे, क्योंकि वहां पे ऑलरेडी जो डाटाज आए हुए हैं वो नेचुरल डाटाज नहीं होते हैं, वो किसी वजह से खराब हुए होते हैं, तो आप उनसे कंपेयर करोगे तो बहुत गलत बात है। ठीक है, तो ये कुछ तरीके होते हैं बेस ईयर के। तो 2011-12 बेस ईयर हमने ले रखा है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को लेके। आई होप आपको ये चीजें समझ आ गई। मैं सीपीआई के बारे में आपको बता रही थी। रिलीज कौन करता है? एनएसओ एवरी मंथ रिलीज करता है। बेस ईयर है इसका 2011-12 और इसके अंदर 6 आइटम्स को इंक्लूड किया जाता है, जिसके अंदर आपके फूड, आपकी क्लॉथिंग, आपका शेल्टर, ठीक है, जो भी रिटेलर किन किन चीजों पे खर्च करते हैं, कपड़ों पे करते हैं, खाने पीने पे करते हैं, रहने पे करते हैं, ठीक है, अच्छा पान तंबाकू पे करते हैं, इन चीजों को हम इसमें इंक्लूड करते हैं कि पहले इस बास्केट की, जिसके अंदर घर है, जिसके अंदर जूते हैं, जिसके अंदर कपड़े हैं, जिसके अंदर पान तंबाकू है, जिसके अंदर एनर्जी है, बिजली का खर्चा, फ्यूल का खर्चा, वो बास्केट पहले कितने की पड़ती थी, आज कितने की पड़ रही है। ठीक है, तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में कौन कौन सी आइटम्स इंक्लूड होती है, कौन कौन सी चीजें इंक्लूड होती है, उसको भी देखेंगे। तो अब हम एक बार अपनी स्लाइड्स पे नजर मार लेते हैं कि व्हाट इज सीपीआई। ठीक है, देखिए जो सीपीआई होता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो होता है, ये एक प्राइस इंडेक्स होता है। हमको पता ही है भैया ये क्या बता रहा है, ये तो है ही ना, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एक प्राइस इंडेक्स होता है। ये गिवन पीरियड ऑफ टाइम के लिए एवरेज प्राइस बता देता है आपके बास्केट ऑफ आइटम्स की। ठीक है, सीपीआई जो है वो एवरेज प्राइस बता देता है कस्टमर्स को। ठीक है, कस्टमर्स को एवरेज प्राइस बता देता है। कैटेगरीज कौन कौन सी है? एजुकेशन, कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, रिक्रिएशन, क्लोथ्स, फूड, बेवरेजेस, हाउसिंग और मेडिकल केयर, इन चीजों की महंगाई को बताया जाता है। सीपीआई को पब्लिश कौन करता है? एनएसओ करता है। एनएसओ कौन सी मिनिस्ट्री में आता है? ये तो डिपार्टमेंट हो गया। इसकी मिनिस्ट्री कौन सी है? मोस्पी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ये मिनिस्ट्रीज की हो गई। फिर उसके बाद सीपीआई यूज अ बेस ईयर। बेस ईयर क्या है सीपीआई का? बेस ईयर कितना लिया है सीपीआई ने? 2011-12 इसने बेस ईयर लिया है। ठीक है, सीपीआई इज पब्लिश्ड ऑन अ मंथली बेसिस। कितने समय में आएगा? मंथली बेसिस पे आपको इसके डाटाज मिलेंगे। ये थी सीपीआई की बातें। कुछ और बातें जान लेते हैं कि सीपीआई को कैलकुलेट कैसे करते हैं। देखो, कॉस्ट ऑफ मार्केट बास्केट इन अ गिवन ईयर। भाई 2022 21-22 में, या मैं कहूँ 22-23 में, अभी 21-22 चल रहा है, 22-23 चल रहा है, 2022-23 में इस बास्केट के मार्केट प्राइस कितना था? मान लो इस बास्केट के अंदर हमने क्या क्या डाल दिया, हमने एजुकेशन डाल दिया, हमने हेल्थ डाल दिया, ठीक है, मेडिकल केयर, हमने बेवरेजेस डाल दिए, हमने फूड आइटम डाल दिया। इस तरीके से इस बास्केट के जो प्राइस है आज के दिन 100 रुपीज है। बेस ईयर में यानी 11-12 में ये बास्केट कितने की आ जाती थी? मान लो 50 रुपीज की आ जाती थी। ठीक है, तो कितने परसेंट इंटू 100 कर दो, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। इस तरीके से आपका सीपीआई निकल आएगा। ठीक है, कि गिवन बास्केट के गिवन ईयर में कितने प्राइस हैं, बेस ईयर में वो सामान कितने का आता था, इंटू 100। इस तरीके से सीपीआई निकलता है। ठीक है, तो ये सीपीआई कैलकुलेशन का तरीका होता है। उसके बाद इसके टाइप्स होते हैं अलग अलग। अब आप एक बात को समझना, आप जिस भी शहर में हैं, ठीक है, मान लीजिए मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रही हूँ। ठीक है, मैं एग्जांपल के लिए बता रही हूँ। मान लीजिए मैं एक छोटे से गांव से बिलोंग कर रही हूँ। मेरे गांव में मुझे लोग क्या कहेंगे? अरे देख कितनी अमीर है, देख कितना रिच क्लास की है, बहुत, ये तो हाई क्लास के हैं, बहुत पैसे वाले हैं ये तो। लेकिन वही गांव का एक छोटा सा इंसान बैंगलोर जैसे एरिया में रह रहा है, क्या कहेंगे? उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। अमीरों की लिस्ट में तो छोड़ो, गरीबों की लिस्ट में भी नहीं आएगा, वो बीपीएल चला जाएगा, बिलो पॉवर्टी लाइन की तरह चला जाएगा। ठीक है, आप एक शहर की महंगाई को दूसरे शहर की महंगाई से कंपेयर करोगे तो दोनों की जगह प्राइस लेवल बिल्कुल अलग अलग मिलेंगे।
जो चीज आपको हरियाणा के एक छोटे से जिले में बहुत सस्ती मिल सकती है, वो वहीं आप चले जाओ कहीं बड़े चेन्नई जैसे शहर में, आपको वो चीजें बहुत महंगी मिलेंगी। यानी हर स्टेट का, हर जिले का, हर डिस्ट्रिक्ट का अलग प्राइस लेवल होता है, चीजों का कॉस्ट अलग हो जाता है। तो महंगाई भी तो हर फील्ड में अलग होती है। इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए महंगाई कुछ और सामान की देखी जाती है, एग्रीकल्चरल लेबरर है उनको महंगाई कुछ और तरीके से प्रभावित करती है। ठीक है, कोई शहरों के अंदर रह रहे हैं उनके लिए महंगाई कुछ और तरीके से प्रभाव डालती है, गांव के अंदर कोई रह रहे हैं उनके लिए महंगाई कुछ और तरीके से प्रभाव डालती है। तो इस तरीके से सीपीआई को, हर फील्ड को ध्यान में रखते हुए सीपीआई को 4 तरीके से कैटेगराइज किया है। सीपीआई आईडब्ल्यू, इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए महंगाई कितनी बड़ी है। ठीक है, एग्रीकल्चरल लेबरर के लिए महंगाई कितनी बड़ी है, क्योंकि इनको सामान भी तो अलग चाहिए ना, एग्रीकल्चर का सामान भी तो अलग चाहिए, वो अपने सामान में देखेंगे महंगाई। एग्रीकल्चरल लेबरर ये थोड़ा ना देखेगा ऑडी कितनी महंगी हो गई, उसको तो ये देखना है कि मेरा बीज कितना महंगा हो गया, है ना। ऐसे ही इंडस्ट्रियल वर्कर वाले ये देखेंगे हमारा कस्सी फावड़ा कितने का महंगा हो गया है, हमारी मशीनें कितने की महंगी हो गई है। वो ये नहीं देखेंगे कि कहीं पे चल रही है कोई मर्सिडीज, वो कितने की महंगी हो गई। तो जो सामान जिसको चाहिए उसके फील्ड में महंगाई उसको कितना इंपैक्ट डाल रही है, इस हिसाब से सीपीआई को 4 तरीके से बांट दिया। कोई रूरल लेबरर है, कोई अर्बन लेबरर है, इन 4 कैटेगरी के अंदर हम लोगों ने सीपीआई को डाल दिया है। फिर सीपीआई को रूरल प्लस अर्बन, सीपीआई रूरल प्लस अर्बन, इन दोनों को मिला के सीपीआई कंबाइंड कहा जाता है, सीपीआई सी कहा जाता है। सी का मतलब सीपीआई कंबाइंड, रूरल और अर्बन दोनों को मिला के सीपीआई सी निकाला जाता है। आरबीआई अपनी जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है, आरबीआई जितनी भी मॉनेटरी पॉलिसी बनाता है वो इसी सीपीआई कंबाइंड को बेस मानता है, इसी सीपीआई कंबाइंड के बारे में बातें करता है आरबीआई, यानी इसको आधार बनाता है सीपीआई कंबाइंड को। क्लियर हो गई बात। तो ये टाइप्स ऑफ सीपीआई है। इसके बारे में क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल वर्कर सीपीआई आईडब्ल्यू है उसको कौन कंपाइल करता है, उसको लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, ये लोग इस सीपीआई आईडब्ल्यू को कंपाइल करके देते हैं। ऐसे ही एग्रीकल्चरल लेबर को भी लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है, रूरल लेबर को भी लेबर ब्यूरो कंपाइल करता है। लेकिन इस सीपीआई को, यानी सीपीआई अर्बन कह दूं या मैं सीपीआई अर्बन कह दूं या मैं सीपीआई कंबाइंड कह दूं, जिसके अंदर आर और यू, रूरल और अर्बन दोनों आ गए, इन दोनों को कौन कंपाइल करता है, एनएसओ करता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ध्यान रखना है, हर किसी को अलग कर रहे हैं। इन तीनों को कौन कंपाइल करके बताएगा, लेबर ब्यूरो। कौन, लेबर ब्यूरो। लेकिन जो आपका अर्बन है या जो कंबाइंड वाला है उसको कौन बताएगा, उसको बताएगा एनएसओ, यानी मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन। अब आप स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट के दिमाग में एक और क्वेश्चन आ जाता है कि मैम मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ गया, उसमें ना ऐसे नहीं बताया हुआ कि इंडस्ट्रियल वर्कर या एग्रीकल्चरल लेबर, क्वेश्चन ना हमसे सिर्फ इतना सा पूछ लिया कि सीपीआई को कंपाइल कौन करता है, तो हमें क्या लगाना है। मान लीजिए आपसे ये पूछ लिया सीपीआई कौन रिलीज करता है, कंपाइल कौन करता है, तो आपका आंसर होगा स्टूडेंट एनएसओ। अगर वो पूछ रहा है कि सीपीआई आईडब्ल्यू को कौन कंपाइल करता है, यानी वो पूछना चाह रहा है पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, तो आपको बताना है लेबर ब्यूरो। ठीक है, लेकिन उसने कुछ नहीं मेंशन किया, उसने सिर्फ ये मेंशन किया है, तो आपको बताना है एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, जो मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन के अंडर आता है। ठीक है, तो ये हमने 4 तरीके के सीपीआई की बात कर ली। अब इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे ज्यादा, ये 2 बार लिखा गया, सबसे ज्यादा वेटेज मिलता है फूड आइटम्स को। ठीक है, क्योंकि कंजम्पशन लेवल पे सबसे ज्यादा खर्चा खाने पीने पे होता है। फिर है हाउसिंग। ठीक है, अब हाउसिंग के अंदर क्या है, रेंट। रेंट पहले से कितने महंगे हो गए हैं। अब जब आप सीपीआई अर्बन के लिए निकालोगे तो इस हाउसिंग फैक्टर को इंक्लूड करोगे, लेकिन जब आप सीपीआई रूरल लेवल पे निकाल रहे हो इसको इंक्लूड नहीं करोगे, क्योंकि रूरल एरिया में रेंट कुछ होता ही नहीं है। आप देखो, शहर में जाओ, आप दिल्ली के करोल बाग में यूपीएससी की कोचिंग करने जाओ, 15,000 छोटे से किचन जितने कमरे का 15,000 रुपए ले रहे हैं वो, है ना। आप कहीं साउथ दिल्ली के अंदर कहीं रेंट पे आप फ्लैट लेने जाओ, 25-25 हजार के कमरे मिलेंगे आपको। यानी कहने का मतलब क्या है कि शहरों के अंदर रेंट जो है एक भारी भरकम खर्चा है। पहली चीज तो गांव में बहुत कम लोग होते हैं, रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस है कि लोग रेंट पे ले रहे हैं, और जो ले भी रहे हैं बहुत कम रेंट उनको देना पड़ता है। तो जब हम सीपीआई रूरल निकालते हैं तब उसमें इस रेंट को इंक्लूड नहीं किया जाता। ये मैंने लिख रखा है, हाउसिंग इन्फ्लेशन इज नॉट फैक्टर्ड इन सीपीआई रूरल।
रूरल एरिया के अंदर हाउसिंग को इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है। फिर फ्यूल एंड लाइट, बिजली और फ्यूल ईंधन कितना खर्चा हो रहा है। क्लोथिंग और फुटवियर का 6.53 वेटेज दे रखा है। पान, टबैको, इंटॉक्सिकेंट्स को 2.38 वेटेज दे रखा है। और फिर बची खुची छोटी मोटी चीज उसको ये वेटेज, मतलब सबसे ज्यादा ध्यान फूड और बेवरेजेस को इंक्लूड किया जाता है सीपीआई में। बाकी किन चीजों को, खाना पीना, घर हो गया, ठीक है। रोटी कपड़ा मकान ऐसे याद रख लोगे, रोटी यानी खाना पीना, कपड़ा यानी क्लोथिंग, मकान यानी हाउसिंग। फिर अब मकान में बिजली भी चाहिए आपको, लाइट भी चाहिए, ठीक है, तो लाइट और फ्यूल हो गया। अब फिर वही है भाई, खाना खा लिया तो थोड़ा रिफ्रेश भी करना है, मुंह को पान वगैरह भी चाहिए, तो पान, टोबैको, इंटॉक्सिकेंट्स हो गए। फिर बची खुची चीजें जो है वो इसमें आ जाएंगी। तो इस तरीके से सीपीआई को 6 चीजों में कैटेगराइज किया जाता है। ध्यान रखेंगे जब हम सीपीआई रूरल निकालते हैं तो हाउसिंग को इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। तो सीपीआई में किन किन चीजों की महंगाई पता लगती है वो अपने को देख लिया। अब ये सीपीआई कहाँ कहाँ काम आता है। सबसे ज्यादा यूज होने वाला इंडेक्स जो है वो सीपीआई ही है। आरबीआई को डियरनेस अलाउंस बांटने हैं। ये डियरनेस अलाउंस क्या होते हैं, जब आप सरकारी अफसर बन जाएंगे तो आपको आपकी सैलरी के साथ डीए मिलेगा। डीए कहते हैं सरकारी लोग इसे, डीए। डीए का मतलब क्या है, जितनी जितनी महंगाई बढ़ती जा रही है उस हिसाब से आपको आपकी सैलरी पे इंक्रीमेंट मिलता है, ठीक है। कि महंगाई ज्यादा बढ़ गई तो 3% इंक्रीमेंट हो गया, महंगाई ज्यादा नहीं बढ़ी तो 2% का इंक्रीमेंट। तो ये महंगाई, कौन सी महंगाई देखते हैं, ये सीपीआई को देखते हैं। तो डियरनेस अलाउंस देने के लिए सीपीआई का यूज होता है, ठीक है। एक डिफ्लेटर की तरह अगर यूज करना है तो आरबीआई सीपीआई को ही यूज करता है। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो आपकी मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो मॉनेटरी पॉलिसी बनाती है कि महंगाई कितनी करनी है, वो भी सीपीआई को ही ध्यान में रखते हैं। तो अभी के लिए 2021 से लेके 2026 तक भारत का टारगेट क्या है कि हमको महंगाई 2% से 6% के बीच में करनी है, ठीक है। 2% से कम महंगाई ना हो, 6% से ज्यादा महंगाई ना हो। तो यहां पे भी सीपीआई को ही इंक्लूड किया जाता है। सीपीआई को हम इन्फ्लेशन टारगेटिंग के लिए भी यूज किया जाता है। यू कहते हैं ना इन्फ्लेशन को टारगेट करो, कौन सी इन्फ्लेशन को, सीपीआई को या डब्ल्यूपीआई को, तो सीपीआई को टारगेट करो। तो ये होता है सीपीआई का सिग्निफिकेंस। अब जो सीपीआई है वो आपके गुड्स को भी ध्यान में रख रहा है, सामान को भी और सर्विसेज को भी। गुड्स और सर्विसेज दोनों की महंगाई के बारे में बात करता है सीपीआई, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, गुड्स और सर्विसेज दोनों की महंगाई के बारे में बात करता है। अब हम डब्ल्यूपीआई पे चलते हैं जो सिर्फ गुड्स के बारे में बात करता है, ये ओनली गुड्स के बारे में बताता है। तो देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई जो है वो सर्विसेज के बारे में नहीं बताता, और ये बताता क्या है। इसका बेस ईयर भी जो है 2011-12 है। इसको कौन रिलीज करता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में डीपीआईआईटी है। डीपीआईआईटी मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड जो है वो इसको एवरी मंथली बेसिस पे इसको रिलीज करता है। इसका भी बेस ईयर 11-12 है, ठीक है। ये बताएगा कि कोई भी कॉमोडिटी जो है वो रिटेल लेवल तक पहुंचने में कितना खर्चा लग रहा है या होलसेल लेवल तक पहुंचने में उसको कितना खर्चा लग रहा है। भाई मैन्युफैक्चरर या होलसेलर को वो चीज कितने की पड़ रही है, ठीक है। तो ये होता है होलसेल प्राइस इंडेक्स कि होलसेल मार्केट में वो चीज कितने की पड़ रही है, होलसेल प्राइस इंडेक्स। इसके कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं, एक तो इसमें प्राइमरी आर्टिकल्स को लिया जाता है जिसके अंदर फूड आर्टिकल्स हो गए, वेजिटेबल्स, मिल्क, मिनरल्स, इनको यूज करके फिर कुछ और चीजें बनाई जाती है, ठीक है। तो प्राइमरी आर्टिकल्स। फिर फ्यूल और पावर को इसके अंदर लिया जाता है, जैसे एलपीजी कितनी महंगी हो गई, पेट्रोल डीजल कितना महंगा हो गया पहले से। फिर मैन्युफैक्चर्ड गुड्स, जैसे इसके अंदर क्या हो गया, शुगर है, टेक्सटाइल है, फूड प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स इसके अंदर हो गए। सबसे ज्यादा वेटेज डब्ल्यूपीआई में, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, मैन्युफैक्चर्ड गुड्स को। और सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है, फूड आइटम को, ठीक है। क्योंकि जो होलसेलर है वो सबसे ज्यादा खर्चा मैन्युफैक्चरिंग पे करते हैं और जो रिटेलर है वो सबसे ज्यादा खर्चा खाने पीने पे करते हैं, ठीक है। तो इसमें सीपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज फूड को मिलता है और डब्ल्यूपीआई में सबसे ज्यादा वेटेज जो है मैन्युफैक्चर्ड को, दैट इज 64%, ठीक है। तो ये कंपोनेंट्स थे। अब हम देखते हैं कि सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में क्या डिफरेंस है। दोनों में डिफरेंस और जान लो, सीपीआई और डब्ल्यूपीआई में डिफरेंस क्या है। या पहले सिग्निफिकेंस देख लेते हैं डब्ल्यूपीआई की, ठीक है। इसको कहां कहां यूज करते हैं, जब भी आपको ये देखना हो कोई इकोनॉमिक पॉलिसीज बनानी हो मैन्युफैक्चरिंग के लिए, मान लो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए कोई पॉलिसी लानी हो, ठीक है, कोई पॉलिसी ऐसी है जो मैन्युफैक्चर से जुड़ी हुई है, तो वहां पे डब्ल्यूपीआई को ही ध्यान में रखा जाता है।
पहली चीज तो ये। दूसरा, आपको कोई मशीन परचेज करनी है या मशीन कोई सेल करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग आइटम्स जो है वो सेल या परचेज करनी है, तो आप WPI को ही देखोगे, ठीक है। रॉ मटेरियल या मशीनरी की बातें हैं, बिल्डिंग वर्क की बातें हैं, WPI को ही देखोगे, ठीक। मैक्रो इंडिकेटर्स के लिए इंपॉर्टेंट है ये, जो बड़े बड़े लेवल पे इन्वेस्टर्स जब भी कोई डिसीजन लेते हैं WPI को देख के ही लेते हैं, ठीक है। तो ये WPI का सिग्निफिकेंस है जो मैंने आपको बताया। दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, सबसे पहला डिफरेंस तो ये है कि WPI इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है वो प्रोड्यूसर लेवल पे और होलसेल लेवल पे करता है, जबकि CPI जो करता है वो कंज्यूमर लेवल पे करता है, ठीक है। WPI जो है वो सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, नॉट कैप्चर, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, जबकि CPI सर्विसेज को भी इंक्लूड करता है। WPI सबसे ज्यादा वेटेज मैन्युफैक्चर्ड आइटम्स को देता है, और जबकि जो CPI है सबसे ज्यादा वेटेज फूड आइटम्स को देता है, ठीक है। तो ये था आपका CPI और WPI से रिलेटेड जितने क्वेश्चंस बन सकते हैं उन सब चीजों के बारे में हमने डिस्कशन कर लिया। अब क्वेश्चंस देख लेते हैं, आपको कितना समझ आया है। क्वेश्चंस देखते हैं। ये कह रहा है विच ऑफ दीज लिस्टेड बिलो हैज द हाईएस्ट वेटेज इन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। WPI में सबसे ज्यादा वेटेज किसको मिलता है? हमने देखा था मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स को मिलता है, ठीक है, हाईएस्ट वेटेज मैन्युफैक्चर्ड को। फिर पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी चीजें जो है विच अमंग द फॉलोइंग आइटम्स आर इंक्लूडेड इन होलसेल प्राइस इंडेक्स बास्केट। होलसेल WPI निकालने के लिए कौन कौन सी चीजों को इंक्लूड किया जाता है? गुड्स को, सर्विसेज को, दोनों को, या इनमें से किसी को भी नहीं? तो हमने देखा था ओनली गुड्स को इंक्लूड करता है WPI, सर्विसेज को इंक्लूड नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। आपको ट्रू बताना है। वेटेज ऑफ फूड इन CPI इज हायर देन WPI। सही बात है, CPI वाले फूड को ज्यादा वेटेज देते हैं, बिल्कुल सही बात है। WPI डज नॉट इंक्लूड चेंज इन प्राइस ऑफ सर्विसेज। WPI जो है सर्विसेज के प्राइस को इंक्लूड नहीं करता है, ये भी सही बात है। तो दोनों ही बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? MCQ 4, ये बताना है आपको। कमेंट सेक्शन में इंतजार रहेगा आपके आंसर्स का, ठीक है। मैं चेक करूंगी कौन बच्चा क्या आंसर कर रहा है। व्हेन CPI डाटा रिलीज, ये कब रिलीज होता है? वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, ईयरली बेसिस पे, या एवरीडे? तो ये आपको बताना है, ठीक है। कमेंट सेक्शन में आपको कमेंट बताना है, आंसर बताना है कमेंट करके कि ये जो CPI है वो कब रिलीज होता है, ठीक है। और आई होप आप लोग सीरीज को एंजॉय कर रहे हो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।